11 साल। जरा सोचिए, 11 साल तक कोई इंसान लगातार एक ही काम कर रहा है, जो कि एक बहुत लंबा अरसा होता है। बिल्कुल। 11 साल तक वो एक स्क्रीन के सामने बैठा है, 5000 से ज्यादा मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स को खंगाल चुका है। 5000 प्रोफाइल्स, बाप रे। हाँ, मतलब हर रोज सिर्फ एक कनेक्शन, एक सच्चे रिश्ते की तलाश में, या शायद बस एक ऐसी आवाज की तलाश में जो उसे समझ सके। लेकिन इस लंबे सफर का अंत किसी शादी या किसी रोमांटिक कहानी से नहीं होता है। इस सफर का अंत होता है उस इंसान के एक ऐसे फैसले से जो सच में झकझोर के रख देता है। और वो फैसला बहुत ही एक्सट्रीम था। सही कहा। वो इस पूरी मैट्रिमोनियल दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है और बिना किसी पार्टनर के एक सिंगल फादर के रूप में एक बच्चे को गोद लेता है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय यही है। ये सच में एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत कहानी है। चलिए इस पूरे विषय की परतें खोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक मैट्रिमोनियल वेबसाइटों के उस लेन देन वाले इकोसिस्टम की, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सिस्टम इंसानी मनोविज्ञान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। बिल्कुल। और मैं शुरुआत में ही ये कहना चाहूंगी कि ये विषय सतह पर भले ही एक व्यक्तिगत कहानी लगता है, लेकिन गहराई में ये हमारे पूरे समाज की एक बहुत बड़ी कड़वाहट को उजागर करता है। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ किसी एक जेंडर को सही या गलत साबित करना नहीं है। हम निष्पक्ष होकर बात करेंगे। सही बात है। और हमारे पास जो स्रोत है वो कोई सर्वे या कच्चा डेटा नहीं है। ये एक इंसान का मई 2015 से शुरू हुआ एक बेहद सघन अनुभव है। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं, जैसे कि हाथ की टूटी हुई हड्डी, तो हम एक्सरे देखकर तुरंत कह सकते हैं कि भाई समस्या यहाँ है। हाँ, वो साफ दिखता है। लेकिन जब मामला इंसानी भावनाओं और इस डिजिटल युग के रिश्तों का हो, तो वहाँ कोई एक्सरे काम नहीं आता। वहाँ सब कुछ बहुत धुंधला होता है। और यही वो धुंधलापन है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ उस डेटा और उस इंसान के अनुभव के जरिए ये देखना चाहते हैं कि कैसे लगातार मिलने वाली निराशा इंसान के दिमाग को एक सुरक्षा चक्र में धकेल देती है, जिसे हम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो स्रोत के अनुसार इस व्यक्ति ने जिन 5000 प्रोफाइल्स का अध्ययन किया या जिनसे बातचीत की, उनमें से ज्यादातर 40 की उम्र पार कर चुकी तलाकशुदा महिलाएं थीं। और उस व्यक्ति का निष्कर्ष ये था कि 90% मामलों में लड़की के माता पिता और स्वयं वो महिलाएं सिर्फ एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल की तलाश में थी। जो कि सुनने में बहुत लेन देन वाला लगता है। बहुत ज्यादा। किसी ने भी, मतलब एक भी इंसान ने उस व्यक्ति को असल में जानने या उसके संघर्षों को समझने की कोशिश ही नहीं की। इस डेटा का सबसे चुभने वाला हिस्सा मेरी नजर में यही है। ये पूरी प्रक्रिया भावनाओं से पूरी तरह से खाली हो चुकी है। सच में? अब खुद सोचिए, जब कोई इंसान लगातार 5000 बार सिर्फ एक चेकलिस्ट के जरिए मापा जाता है, तो उसका दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। सच कहूं तो मुझे तो ये पूरी प्रक्रिया एक कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यू की तरह लगती है। बहुत सही तुलना की आपने। है ना? जैसे कोई एचआर मैनेजर आपके जज्बातों या आपकी इंसानियत को नहीं देखता, उसे सिर्फ आपकी पिछली सैलरी, आपकी डिग्री और इस बात से मतलब होता है कि आप कंपनी को क्या फायदा दे सकते हैं। बिल्कुल। और इंसान एक प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। और स्रोत में उस व्यक्ति ने ये भी महसूस किया कि ये कामकाजी महिलाएं भी अपनी पारिवारिक या रिश्ते की जिम्मेदारियों से बचना चाहती थीं। और अगर उन्हें एक टीम के रूप में साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया जाता, तो वे तुरंत इसे टॉक्सिक या कंट्रोलिंग का नाम दे देती थी। हाँ, ये शब्द आजकल बहुत आसानी से इस्तेमाल होते हैं। अब मुझे यहाँ एक बात बहुत अजीब लगती है। क्या ये सिर्फ उन लोगों की व्यक्तिगत स्वार्थपरता है, या फिर इन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स का पूरा डिजाइन ही कुछ ऐसा है जो लोगों को सिर्फ मार्केट वैल्यू और फिल्टर्स में सोचने पर मजबूर कर रहा है? ये बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब इन प्लेटफॉर्म्स के आर्किटेक्चर यानी उनकी बनावट में छिपा है। मतलब उनके डिजाइन में ही खोट है? खोट नहीं कहूंगी, लेकिन मैट्रिमोनियल साइट्स का डिजाइन ही बुनियादी तौर पर ट्रांजैक्शनल होता है, लेन देन वाला। जब कोई वहां अकाउंट बनाता है तो वो सबसे पहले अपनी भावनाएं नहीं लिखता, वो फिल्टर सेट करता है। हाँ, बात तो सही है। सैलरी कितनी होनी चाहिए, घर अपना है या किराए का, उम्र, कद और जाति क्या है, ये डिजिटल फॉर्मेट इंसान को सच में एक प्रोडक्ट में बदल देता है। मतलब भावनाएं तो सेकेंडरी हो गई? सेकेंडरी? वो तो लिस्ट में होती ही नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ महिलाओं की तरफ से नहीं हो रहा है,
अगर महिलाएं वहां आर्थिक सुरक्षा या लाइफस्टाइल को फिल्टर कर रही हैं तो बहुत से पुरुष भी वहां सिर्फ कम उम्र, शारीरिक सुंदरता और एक एडजस्टिंग नेचर ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, मैंने भी ये एडजस्टिंग नेचर वाली बात बहुत सुनी है। ये असल में एक कोड वर्ड है। इस सिस्टम में एडजस्टिंग नेचर का मतलब अक्सर मुफ्त देखभाल या अनपेड केयर गिविंग होता है। ओहो, ये तो एक बहुत अलग नजरिया है। लेकिन अगर हम 39 पार कर चुकी तलाकशुदा महिलाओं के नजरिए से सोचें तो क्या उनका व्यवहार किसी हद तक व्यावहारिक नहीं है? आप किस मायने में कह रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर किसी ने अपने पिछले जीवन में बहुत बुरा समय देखा है तो शायद वो दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो स्थिरता चाहेंगी, है ना? मैं मानती हूँ कि स्थिरता चाहना बिल्कुल व्यावहारिक है, हर कोई चाहता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वो स्थिरता रिश्ते की इकलौती शर्त बन जाती है। सिर्फ वही एक क्राइटेरिया बन जाता है। एग्जैक्टली। जब इंसान किसी से बातचीत शुरू करने से पहले ही उसकी आर्थिक हैसियत का मूल्यांकन कर लेता है तो वहाँ कोई भावनात्मक जगह बचती ही नहीं है। सही कहा। वो बातचीत कभी एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की नहीं होती, वो एक सप्लायर और एक कंज्यूमर के बीच की बातचीत बन जाती है। और यही बात उस व्यक्ति को चुभ रही थी। बिल्कुल। उस व्यक्ति का दर्द इसलिए इतना गहरा है क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम में भावनाएं और इंसानियत खोज रहा था जिसे पूरी तरह से अर्थशास्त्र के नियमों पर बनाया गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इंसान के सब्र की भी एक सीमा होती है। हाँ, टूट तो वो जाता ही है। जब किसी को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 11 साल तक लगातार इस तरह के व्यावसायिक बर्ताव का सामना करना पड़े तो वो इंसान टूटता नहीं है, बल्कि वो एक अलग ही दिशा में मुड़ जाता है। और उसने वही किया। मुझे लगा था कि 5000 प्रोफाइल से निराश होकर वो शायद बस ऐप डिलीट कर देगा और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हाँ, उसने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल लिया। स्रोत बताता है कि 20 सालों से अकेले और स्वतंत्र रूप से जीवन बिता रहे इस व्यक्ति ने अंततः महिलाओं के पीछे भागना पूरी तरह छोड़ दिया। और केवल यही नहीं, मैट्रिमोनियल विवादों, झूठे मुकदमों और भविष्य में होने वाले चाइल्ड कस्टडी के ड्रामे के गहरे डर से बचने के लिए उसने बिना किसी जीवन साथी के एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। एज अ सिंगल फादर, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये कोई सामान्य निराशा नहीं है। किसी रिश्ते से इतना डर जाना कि इंसान अपना पूरा जीवन अकेले एक बच्चे को पालने के लिए तैयार हो जाए। ये फैसला बहुत कुछ कहता है उसकी मानसिक स्थिति के बारे में। बिल्कुल, ये आजादी का प्रतीक तो है, लेकिन मुझे इसमें भविष्य को लेकर एक बहुत गहरा खौफ भी दिखाई देता है। ऐसा क्या होता है इंसान के दिमाग में जो उसे इस चरम फैसले तक ले जाता है? मैं एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसे समझाना चाहूंगी। मनोविज्ञान की भाषा में इसे पैटर्न प्रोटेक्शन मोड कहा जाता है। पैटर्न प्रोटेक्शन मोड? हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग मूल रूप से हमें जिंदा रखने और दर्द से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। सर्वाइवल मोड की तरह। बिल्कुल वैसा ही। जब किसी इंसान को किसी एक तरह की स्थिति से, जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर होने वाली मुलाकातों से बार बार भावनात्मक चोट लगती है, उसे बार बार खुद को साबित करना पड़ता है और फिर रिजेक्ट होना पड़ता है, तो दिमाग के भीतर तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। मतलब दिमाग इसे खतरे की तरह देखने लगता है। एकदम सही। और जब यह खतरा 5000 बार सामने आता है तो दिमाग हर एक मामले का अलग अलग विश्लेषण करना बंद कर देता है। क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगेगा। हाँ, उसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए दिमाग एक शॉर्टकट ले लेता है। वो खुद को भविष्य की चोट से बचाने के लिए एक बहुत मोटी दीवार खड़ी कर लेता है। और फिर इंसान पूरी दुनिया को एक ही नजर से देखने लगता है। वो खुद से ये कहने लगता है कि सबका इरादा एक ही है, सब मतलबी हैं और अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना है। जैसे अगर कोई बचपन में किसी एक कुत्ते के काटने का शिकार हो जाए तो वो जिंदगी भर हर कुत्ते को देखकर रास्ता बदल लेता है। हाँ, एकदम ऐसा ही होता है। भले ही सामने वाला कुत्ता कितना भी शांत क्यों ना हो, वो डर हमेशा रहता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन इंसानी रिश्तों में ये चीज बहुत दुखद होती है। देखिए, मैंने बहुत से टॉक्सिक या स्वार्थी लोग देखे हैं और सभी महिलाएं ऐसी ही होती हैं। इन दोनों विचारों के बीच एक बहुत गहरी खाई है। हाँ, ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। पहली बात एक व्यक्तिगत अनुभव है जो 100% सच हो सकता है, लेकिन दूसरी बात कि सब एक जैसे हैं।
ये दिमाग का वो शॉर्टकट है जो वो इंसान को बचाने के लिए ले रहा है। जनरलाइज कर देना। बिल्कुल, ये कड़वाहट इंसान को मानसिक रूप से बहुत कठोर बना देती है। देखिए, एक बच्चे को गोद लेना अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और निस्वार्थ कदम है। सच में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उस फैसले की पूरी नींव केवल इस डर पर टिकी है कि रिश्ते का मतलब सिर्फ शोषण है और मुझे झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से तो आजाद हो गया, लेकिन भावनात्मक रूप से उसने खुद को एक बेहद तंग पिंजरे में कैद कर लिया है। तो इस सब का मतलब क्या है? हम एक तरफ इस कठोर अलगाव, इस गुस्से और इस प्रोटेक्शन मोड को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के विचारों को और गहराई से पढ़ें तो इस पूरी कड़वाहट के ठीक नीचे एक बहुत ही नाजुक बात भी छुपी हुई है। हाँ, मैंने भी वो नोटिस किया था। स्रोत में वो व्यक्ति एक जगह कहता है कि शायद जो कम उम्र की या अविवाहित लड़कियां होती हैं वे आज भी सच्चा प्यार ढूंढती हैं। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा था कि अगर कोई उसे पैसे से पहले रखे और उसके अतीत और संघर्षों को समझे तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, दुनिया झुका दूंगा उसके कदमों में। ये काफी इंटेंस लाइन है। बहुत इंटेंस है। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने स्रोत में ये लाइन पढ़ी तो मुझे लगा जैसे मैं कोई 90 के दशक की फिल्म का डायलॉग सुन रहा हूं। हाँ, ये थोड़ा फिल्मी लगता है। मुझे ये थोड़ा अजीब भी लगा। मतलब एक तरफ वो व्यक्ति कह रहा है कि लड़कियां सिर्फ पैसा और घर देखती हैं, और दूसरी तरफ वो खुद कह रहा है कि अगर कोई उसे समझे तो वो उसके कदमों में दुनिया झुका देगा। क्या ये खुद में एक बहुत अवास्तविक उम्मीद नहीं है? क्या वो सच में एक बराबर का जीवन साथी ढूंढ रहा है, या कोई ऐसा इंसान जिसे वो पूछ सके और बदले में वो इंसान उसे भगवान मान ले? ये आपका बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है, और ये इंसानी मनोविज्ञान का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जिसे अक्सर आइडियलाइजेशन या आदर्शवाद कहा जाता है। आइडियलाइजेशन? हाँ, मैं ये समझाना चाहूंगी कि जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से बहुत लंबे समय तक भूखा होता है, जब उसे बार बार लगता है कि उसे उसकी असल कीमत के लिए नहीं पहचाना गया, तो वो एक पेंडुलम की तरह बर्ताव करने लगता है। पेंडुलम की तरह मतलब वो चरम सीमाओं के बीच झूलता है। बिल्कुल। पेंडुलम का एक सिरा है घोर निराशावाद। इस सिरे पर इंसान सोचता है कि पूरी दुनिया मतलबी है, हर कोई सिर्फ बैंक बैलेंस देखता है और किसी में कोई इंसानियत नहीं बची है, जो कि उसका वो 11 साल का एक्सपीरियंस था। एग्जैक्टली। और फिर वही पेंडुलम दूसरे सिरे पर जाता है, चरम रुमानीपन पर, जहां इंसान सोचता है कि अगर कोई एक व्यक्ति मुझे मेरी असलियत के लिए प्यार करे तो मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा, उसे अपना भगवान बना लूंगा। वाओ। ये असल में एक बहुत गहरी तड़प है। उस व्यक्ति का असली दर्द ये नहीं है कि महिलाएं आर्थिक स्थिरता ढूंढ रही हैं। उसका असली दर्द वो अदृश्य होना है। हाँ, उसका असली दर्द ये है कि इतने सालों में किसी ने मेरी आत्मा को, मेरे संघर्षों को गहराई से जानने की कोशिश ही नहीं की। उसे बस एक चेकलिस्ट की तरह ट्रीट किया गया। उसे सिर्फ एक बायोडेटा या एक एटीएम मशीन की तरह देखा गया। बिल्कुल। और जब आप इस कदर अदृश्य महसूस करते हैं तो आपकी ये इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है कि कोई आपको एक हीरो की तरह देखे। लेकिन समस्या तो यही है ना कि स्वस्थ रिश्ते ऐसे नहीं चलते। कोई किसी के कदमों में दुनिया नहीं झुकाता। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया झुका दूंगा सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन असल जिंदगी के रिश्ते किसी को भगवान बनाने या किसी के कदमों में झुकने से नहीं चलते। बिल्कुल नहीं। वास्तविकता हमेशा इन दोनों चरम सीमाओं के बीच में कहीं होती है। लोग प्यार भी चाहते हैं और सुरक्षा भी। दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर कोई 40 साल की महिला अपने पहले की शादी में बहुत कुछ झेल चुकी है और अब वो किसी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले पूछती है कि सामने वाले का घर अपना है या नहीं है, तो हो सकता है वो लालची ना हो। हाँ, ये जरूरी नहीं क्योंकि वो लालची ही हो। है वो भी बस खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हो। ये बहुत ही गहरी बात है। दोनों ही पक्ष डरे हुए हैं। हाँ, दोनों ही पक्ष अपने अपने पिछले घावों को बचाने के लिए भारी कवच पहनकर मैदान में उतरे हैं, और फिर वो एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान उन्हें गले क्यों नहीं लगा रहा। यही इस डिजिटल मैट्रिमोनियल दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। सच में। स्वस्थ रिश्तों में किसी को किसी का मालिक या मसीहा नहीं बनना होता। वहाँ बस दो इंसानों के बीच एक समान सम्मान और सहानुभूति चाहिए होती है, जो कि इस पूरे ट्रांजैक्शनल सिस्टम में कहीं खो गया है। बिल्कुल। असली रिश्ते किसी बड़े ड्रामे या वादों से नहीं बनते।
वो रोजमर्रा के दो छोटे छोटे व्यवहार से, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने और एक टीम की तरह काम करने से बनते हैं। सही बात है। जब कोई व्यक्ति किसी को अपने कदमों में दुनिया झुकाने का वादा करता है तो वो अनजाने में सामने वाले पर एक बहुत भारी दबाव डाल रहा होता है कि उसे हमेशा परफेक्ट रहना होगा। हाँ, कि उसे हमेशा परफेक्ट और निस्वार्थ रहना होगा। और ऐसा होना इंसानों के लिए संभव ही नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि आधुनिक मैट्रिमोनियल इकोसिस्टम का जो बुनियादी ढांचा है वो इंसानों को थका देने वाला है, मानसिक और भावनात्मक दोनों रूप से। 11 साल तक 5000 बार खुद को एक बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह पेश करना और फिर उसी एल्गोरिदम के मापदंडों पर तौला जाना, ये किसी भी इंसान को कठोर बनाने के लिए काफी है। ये प्रक्रिया सच में इंसान की ऊर्जा और उसकी उम्मीदों को निचोड़ लेती है। बिल्कुल। वो व्यक्ति धीरे धीरे समाज से कट जाता है। वो मान लेता है कि अब सिर्फ वो खुद ही अपनी रक्षा कर सकता है। और फिर वो एक बच्चे को गोद लेने जैसा बड़ा फैसला करता है जो उसे एक नई दिशा तो देता है, लेकिन इस अविश्वास के साथ कि दुनिया में अब कोई उसके साथ चलने लायक नहीं है। ये थोड़ा उदास करने वाला है ना? लेकिन इस पूरे सफर में सबसे बड़ी बात यही उभर कर आती है कि बाहर से चाहे कोई इंसान कितना भी कड़वा, कठोर या आजाद क्यों न दिखे, उसके भीतर हमेशा एक ही गुहार होती है कि कोई उसे समझे, उसकी असल कीमत पहचाने। ये हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए बनाए गए थे, वे असल में हमारे बीच फिल्टर और चेकलिस्ट की ऐसी दीवारें खड़ी कर रहे हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और ये दीवारें हम खुद चुन रहे हैं। यही तो बात है। अगर ये प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से मार्केट वैल्यू, सैलरी और बाहरी ढांचों पर डिजाइन किए गए हैं तो क्या हम उनमें वो सच्चा और बिना शर्त वाला जुड़ाव ढूंढकर शुरुआत से ही खुद को निराशा के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं? बहुत ही सोचने वाली बात है ये। जब हम किसी इंसान को सिर्फ डेटा के कुछ पॉइंट्स में बदल देते हैं तो क्या हम इस डिजिटल दुनिया में इंसान की कीमत तय करने के अपने पूरे तरीके को इस सिरे से गलत दिशा में नहीं ले जा रहे हैं? बिल्कुल। शायद हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम सच में एक जीवन साथी खोज रहे हैं या सिर्फ एक ऐसी चेकलिस्ट को पूरा कर रहे हैं जो कभी हमें खुश नहीं कर पाएगी। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।